नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल शिक्षा दीक्षा विद बीके पर। मैं विपिन कुमार, आपका कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी का फैसिलिटेटर। कल हम आर्टिकल 14 की बात कर रहे थे, जिसमें हमने विभिन्न आयामों को उसमें देखा था और उन्हें समझने का प्रयास किया था। आज हम आर्टिकल 14 के अंतर्गत ही जो उसका सब पार्ट है, राइट टू इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ के अंतर्गत आज हम अध्ययन करेंगे, समझेंगे क्या है विधि से समान सुरक्षा की अवधारणा, क्या कहती है विधि से समान सुरक्षा की अवधारणा। तो आप हेडिंग डालिएगा, आज आर्टिकल 14 1 और 2 है इसके पार्ट। आज हम 2 को डिस्कस करेंगे। राइट टू इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, यानी विधि से समान सुरक्षा, विधि से समान सुरक्षा का अधिकार, क्या कहता है। वास्तव में दोस्तों मैं आपको बताऊं कि आर्टिकल 14 का जो समानता का जो अधिकार प्राप्त है, वो अगर कोई बात करता है तो आर्टिकल 14 का सब क्लोज यही बात करता है। आप एक बात और ध्यान रखें दोस्तों, मैं आपको बताऊं, ऐसा मत कीजिएगा कि आर्टिकल 14 का ये कहता है, 14 का 2 ये कहता है। नहीं, ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है कि आर्टिकल 14 को आप 2 हिस्सों में पढ़े, एक पार्ट और 2 पार्ट, ये दूसरा पार्ट है। अब जैसे मैं आगे 15 का 1 और 15 का 2, 16 का 1, 16 का 2, 19 का 1, 19 का 2 बताऊंगा। आप इस तरीके से कैटेगराइज मत करें, ये सिर्फ समझाने के लिए है। मैं फिर कह रहा हूं कि 14 का 1 और 14 का 2 का यहां कोई मतलब नहीं है। राइट टू इक्वल बिफोर लॉ आर्टिकल 14 का ही पार्ट है। आर्टिकल इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ आर्टिकल 14 का ही पार्ट है, उसमें 1 2 नहीं है। पहला सिर्फ समझाने के लिए और दूसरा मैंने लिखा है तो मात्र और मात्र समझाने के लिए। खैर, अब बढ़ते हैं हम आगे। दोस्तों आप इसे पहले एक छोटा सा एग्जांपल समझे, फिर मैं आपके समक्ष इसे समझाने का प्रयास करूंगा। जैसे अब क्या है, एक गवर्नमेंट है, सरकार है। सरकार एक योजना लेकर आई और उसने तय किया कि 1000 रुपए का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाना है। मैंने कहा सरकार एक योजना लेकर आई और सरकार ने कहा कि 1000 रुपए का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाना है। ठीक, 1000 रुपए का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाना है। अब हमने देखा कि जो राज्य है, अब सरकार ये डिस्ट्रीब्यूशन कहां पैसा करेगी? अपने राज्य में, क्योंकि राज्य में काम कौन करती है? सरकार काम करती है। अब इसमें हमने देखा एक व्यक्ति क्या है, ए कैटेगरी है, एक व्यक्ति क्या है, बी कैटेगरी का है, और एक व्यक्ति क्या है, सी कैटेगरी का है। एक ही इनकम है, 15,000 नहीं लेंगे, इसे हम कम लेंगे। एक ही इनकम है 1000, बी की इनकम है 500 और सी की इनकम है 100 मान लीजिए, 100 मान लीजिए। अब सरकार ने क्या कहा कि सरकार ने कहा कि हमको 1000 रुपए का डिस्ट्रीब्यूशन करना, यानी कोई योजना लेकर आई तो उन्होंने एक क्राइटेरिया निर्धारित किया कि अब हमें 1000 रुपए का डिस्ट्रीब्यूशन करना है। और हमने तय किया कि कोई राज्य है, उस राज्य में क्या है, 3 कैटेगरी के लोग हैं, ए बी सी। ए की इनकम कितनी है, 1000 रुपए पर डे मान लो, आप मंथ मान लो, पर ईयर मान लो, मात्र समझाने के लिए बताया। बी की इनकम बताई 500 रुपए और सी की इनकम बताई मैंने 100 रुपए। अब आपकी दृष्टि से ये 100 रुपए क्या, ये 1000 रुपए क्या इसे मिलने चाहिए, क्या इसे मिलने चाहिए, क्या फिर इसे मिलने चाहिए? आप ये 100 रुपए किसे देना आप ज्यादा प्रीफर करेंगे, यानी सरकार इसे क्या किसको इसे डिस्ट्रीब्यूट करे? ये सरकार के सामने क्या है,
प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है। अब जब प्रश्न चिन्ह खड़ा हुआ तो आपके समक्ष भी अगर ये चीज हो तो यहां पर लिखा है विधि से समान सुरक्षा का अधिकार। अब या तो आप कहेंगे कि भाई समानता के अधिकार में हमने पढ़ा कि सरकार की नजर में यानी राज्य सबके साथ समानता के साथ व्यवहार करेगा, अभी हम पिछली क्लास में पढ़ के आए। लेकिन यहां पर हम देख रहे हैं कि क्या अभी बात ये आ गई कि 1000 रुपए क्या हम इसे दें, क्या इसे दें, क्या इसे दें, यह सवाल निकलकर सामने आया। जब सवाल निकलकर सामने आया तो यह बात देखी गई कि किसे वास्तव में पैसे देने चाहिए। लेकिन मैंने वहीं पर कहा कि आपके मन में यह सवाल कर रहा होगा कि पीछे हमने पढ़ा कि समानता का अधिकार विधि सबके लिए समान है। सपोज 1000 रुपए की कोई विधि ही बनाई और विधि क्या है, सबके लिए समान है। लेकिन मैंने अगली लाइन में यह भी तो कहा कि विधि से समान सुरक्षा का अधिकार। अब अगर समान सुरक्षा का अधिकार देना है तो 1000 रुपए हम किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करें कि सबसे ज्यादा फायदा किसके, कौन से तबके को, इस तबके को हो, उससे कम इसे हो और इसे जरूरत ही नहीं है, ये देखा गया। ये बात हम कह सकते हैं। तो यदि हम इसे कितने पैसे दे दें, अब हाँ एक चीज और समझना यहां, अब या तो ऐसा हो सकता है कि 1000 रुपए में इसके कम करे हम और इस 1000 रुपए को क्या करें, कम करके इन बराबर में बांट दे। लेकिन ऐसा कर नहीं सकते क्योंकि इस संपत्ति पर इसका अधिकार है, जो इसने अपनी मेहनत से कमाया है उस पर ए का अधिकार है, बी उससे कम है सी। लेकिन ये जो सी है, जो ई डिफरेंस, जो असमानता है ए बी और सी के बीच, इस असमानता को, ये जो असमानता है, इस असमानता को कौन पूरा करेगा, राज्य पूरा करेगा। क्योंकि राज्य लोक कल्याणकारी राज्य काम करता है, राज्य अपने नागरिकों के हित की बात करता है। तो जब राज्य इनके फेवर में काम करेगा तो वो ये जरूर देखेगा कि मुझे ये 1000 रुपए किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। अब क्या करेगा, इस असमानता को खत्म करने के लिए राज्य क्या करेगा कि सी को लगभग अगर हम बात करें तो इसने दिए इसे 800 रुपए, इसने इसे दिए 200 रुपए और इसे दिया 0। तो ए के पास कितने हुए 1000, बी के पास कितने हुए 700 और सी के पास कितने हुए, या ऐसा कर लीजिए आप, इसे 300 कर लीजिए और इसे 700 कर लीजिए। तो इसके पास कितने हुए 800 और इसके पास कितने हुए 800। तो देखिए दोस्तों, अब कहीं ना कहीं सरकार ने क्या किया कि उसने ए को इस योजना से, जो योजना 1000 रुपए की लाई गई थी, जो विधि बनाई गई थी, ए को उससे वंचित रखा। क्योंकि उसने देखा कि ए की जो स्थिति है समाज में वो काफी ऊंची है, लेकिन अब कुछ जरूरत बी को है, कुछ जरूरत सी को है। उसी हिसाब से उसने सी को कितने पैसे दिए 700 रुपए और बी को कितने पैसे दिए 300 रुपए। तो इसके पास क्या हुए 800, इसके पास कितने हुए 800 और ये कितने हैं 1000। अब आप आसानी से समझ सकते हैं कि विधि से समान सुरक्षा का सिद्धांत यही कहता है कि आर्टिकल 14 के तहत एक कैटेगराइजेशन है, एक वर्गीकरण है, और जिसमें आर्टिकल 14 क्या कहता है कि पॉजिटिव यानी धनात्मक भेदभाव करने की अनुमति देता है। इसे आप नोट करके लिखेंगे। आप इसे समझ ले, एक बार डायग्राम जरूर बना। मैं जो भी आपको एग्जांपल बताता हूं वो काफी सटीक एग्जांपल होते हैं और काफी मैं एनालिसिस करने के बाद उन्हें आपके समक्ष रखता हूं। अगर आपके दिमाग में एग्जाम्पल रहेंगे तो मेरा पूर्ण विश्वास है कि आप कभी पेपर में क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। बस अर्थ आपको वही चीजें एलोबरेटिव तरीके से चीजें आनी चाहिए। चलिए, इसमें आप 1-2 पॉइंट लिखेंगे कि
इसी अनुच्छेद के तहत सरकार को संविधान पॉजिटिव भेदभाव करने की अनुमति प्रदान करता है। दूसरा, भारत में या हमारे यहां भारत में आरक्षण का प्रावधान इसी के आधार पर किया गया है। किसके? इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ के आधार पर, ईपीएल, और वो क्या है? इक्वल बिफोर लॉ, ईबीएल। तो एपीएल के आधार पर यानी इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, विधि से समान सुरक्षा के आधार पर। और हाँ, एक चीज और ध्यान रखना, हमारे यहां जो आरक्षण का जो प्रावधान है, आरक्षण किस आधार पर तय होता है, तो ध्यान रखना दोस्तों, सामाजिक व शैक्षणिक आधार पर आरक्षण तय होता है। और 2018 में एक टर्म और जुड़ा, आर्थिक आधार। तो यदि कई बार सवाल पूछा गया है और काफी बच्चे इसमें गलत करके आते हैं, पूछा जाता है कि आरक्षण का आधार क्या है, सिंपल सवाल होता है और उसमें यही घुमा फिरा के क्वेश्चन दे दिए जाते हैं। तो ध्यान रखना, हमारे यहाँ जो आरक्षण का आधार है वो सामाजिक और शैक्षणिक, और अब उसमें आर्थिक आधार भी जुड़ गया है। यानी अब आर्थिक आधार पर भी क्या दिया जा सकता है? आरक्षण भी दिया जा सकता है। जैसे हम एक कैटेगराइज और करते हैं इस आरक्षण के बारे में, मैं आपको बताऊं। सबसे हम पहले किसे मानते थे? आप यूआर पढ़ते होंगे, अनरिजर्व कैटेगरी। फिर हम पढ़ते हैं ओबीसी, इससे नीचे आता है। फिर हम पढ़ते हैं एससी, इससे नीचे, और फिर हम आते हैं एसटी। तो और पैमाना क्या है? यहां तक सबको लाना है। तो आप देख सकते हैं कि यूआर क्या है? सबसे नजदीक इसमें कौन बैठता है? यूआर बैठता है। और उससे नजदीक कौन बैठता है? ओबीसी। यहां क्या है? एससी, और यहां क्या है? एसटी। ये यूआर। लेकिन आपको दोस्तों मैं आपको बताऊं तो एसटी को ज्यादा आरक्षण होता है यहां तक जाने के लिए, एससी को उससे कम ओबीसी को, और यूआर को उससे कम। क्योंकि इनका अभी जब आर्टिकल 16 में आपको पढ़ाऊंगा, आर्टिकल 15 बताऊंगा, तो आपके मन में प्रमोशन में आरक्षण, शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण, आपके अंदर जितने भी सवालात होंगे सब आपको सॉल्यूशन आज हो जाएंगे। क्या इंदिरा साहनी केस था, वहां आप इसे अच्छे से समझ पाएंगे। लेकिन मैं आपको बताऊं, जैसे मैंने आपको क्या दिया अभी एग्जांपल 1000 रुपए का दिया, तो उसी तरीके से यहां पर जो आरक्षण की बात आती है वो इसी में कैटेगराइजेशन है। जैसे यूआर सबसे नजदीक होता है तो यूआर को आरक्षण नहीं होता, लेकिन इसमें भी आप देखते हैं अभी 2018 में 19 में हालांकि वो बिल इंट्रोड्यूस हुआ, पारित हुआ, पास हुआ, तो आर्थिक आधार जुड़ गया। ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के नाम से इसमें भी एक कैटेगराइज कर दी, क्योंकि ये कुछ दूरी पर ही था। तो इसमें कहा कि जनरल कैटेगरी में भी जो बच्चे जो परिवार काफी कमजोर है आर्थिक स्थिति पर, उसमें क्या कर दिया? आर्थिक पैमाना भी जोड़ दिया। और इन तीनों के आधार पर कौन सा पैमाना जोड़ा था दोस्तों? ये सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े थे। शैक्षणिक रूप से पिछड़े थे। तो अब तक मैंने कहा आपको कि अब तक मैंने आपको बताया कि हमारे यहां आरक्षण का आधार क्या था? सामाजिक और शैक्षणिक। लेकिन वर्तमान में क्या कर दिया? उसमें एक पैमाना और जुड़ गया। क्या जुड़ गया? आर्थिक। तो अब आपको ध्यान रखना है, आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि वर्तमान में आरक्षण का क्या पैमाना है,
क्या आधार है, तो आप ध्यान रखें सामाजिक शैक्षणिक, और अब क्या जुड़ा है आर्थिक, किसमें, यूआर में, अनरिजर्व कैटेगरी में। ये बात आपको ध्यान रखनी। अब इसमें कुछ अपवाद हैं, इसके भी मैं आगे बात करता हूं, आप इसे नोट डाउन करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, आर्टिकल 31 का सी, आर्टिकल 31 सी कहता है कि आर्टिकल 39 बी व आर्टिकल 39 सी को लागू करते समय आर्टिकल 14 को ऐसे लिखे आप, ये लैंग्वेज थोड़ी सी गलत हो जाएगी। आर्टिकल 31 सी कहता है कि आर्टिकल 39 बी 39 सी को लागू कराते समय यदि आर्टिकल 14 का उल्लंघन होता है तो हो जाए इस प्रकार आर्टिकल 31 सी को या 39 बी व सी को 39 बी व सी को लागू कराते समय 31 बी को लागू कर दिया जाएगा, यही सही है, कर दिया जाएगा। देखो दोस्तों, इसे समझ, ये बहुत महत्वपूर्ण नोट है, नोट करके आप इसे लिखेंगे कि आर्टिकल 31 सी कहता है कि आर्टिकल 39 बी व सी को लागू कराते समय यदि आर्टिकल 14 का उल्लंघन होता है तो हो जाए इस प्रकार आर्टिकल 31 सी को या 31 बी या सी को लागू कर दिया जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, अब आप देख रहे होंगे कि ये तो एफआरएज की श्रेणी में आता है, मौलिक अधिकारों की श्रेणी में आता है, और ये किसकी श्रेणी में आते हैं, डीपीएसपीज की श्रेणी में आते हैं, डीपीएसपीज की श्रेणी में आते हैं। तो जब मैं आपको डीपीएसपी पढ़ाऊंगा तो वहां मैं इसका काफी आपको गहनता के साथ चर्चा करूंगा कि वास्तव में 39 बी और सी मैंने आपको वास्तव में पीछे भी बताया है, धन का संसाधनों का वितरण और धन के संकेंद्रण को रोकना, हाँ, भौतिक संसाधनों का समतापूर्वक वितरण और धन के एकीकरण को संकेंद्रण को रोकना, ये चीजें दो चीज कहते हैं। और कैसे डीपीएसपी को लागू कराने के लिए कैसे समानता के अधिकार का यदि उल्लंघन होता है तो हो जाए, ये बात हमें फंडामेंटल राइट के अंतर्गत ही संशोधन करके इंदिरा गांधी सरकार ने हमें मुहैया करा दी थी कि इस प्रकार से हम कुछ ये काम कर सकते हैं। तो इतनी बात हुई आर्टिकल 14 के बारे में। आई होप आपको आर्टिकल 14 जरूर समझ आया होगा। और हाँ, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, खैर मैं बताना भूल गया आपको, आपने ये नोट डाउन कर लिया। अब हम चलते हैं,
एक इंपॉर्टेंट चीज आप याद रखना, मैंने कहा, एक मैंने आपको बताया राइट टू इक्वल बिफोर लॉ, और दूसरा बताया मैंने राइट टू इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ध्यान रखना दोस्तों, इसमें दो चीजें हैं। अगर आपसे पूछे विधि से समान सुरक्षा, तो देशी व विदेशी दोनों को प्राप्त है, दोनों को प्राप्त है। और अगर आ जाए राइट टू इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, विधि से समान सुरक्षा, तो ध्यान रखना ओनली इंडियन सिटीजन्स को प्राप्त है। यह बात आपको ध्यान रखनी है। यदि आपसे कोई पूछ ले कि राइट टू इक्वल देशी या विदेशी दोनों को प्राप्त है, और राइट टू इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ ओनली इंडियन, विधि से समान सुरक्षा केवल और केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, यह बात आपको अपने जहन में रखना है। हो सकता है इस बार जैसे कैब पर काफी हमें प्रदर्शन देखने को मिला है, उसका विरोध हमें देखने को मिला है, सवाल यहां से बनने के काफी चांसेस हैं। और जो कैब का स्पेशली विरोध है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल या सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, किसके आधार पर विरोध है? इसके आधार पर विरोध है, इसके आधार पर विरोध है। और माननीय सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 14 को संविधान का मूल, आर्टिकल 14 को संविधान के मूल ढांचे के अंतर्गत मानता है, अंतर्गत मानता है। मैंने कहा कि इसे भी नोट करके आप लिखेंगे, आर्टिकल की जो नागरिकता संशोधन विधेयक है या अधिनियम है, वो मूलतः किसके आधार पर उसका विरोध किया गया? इस आधार पर, क्योंकि यहां पर विदेशियों के साथ भेदभाव किया गया है। अब जब आप समझेंगे, जब आप नागरिकता अधिनियम को समझेंगे, तो आप इस बारीकी को भी अच्छे से समझ पाएंगे कि वास्तव में कमी कहां है, किस कमी के आधार पर ऐसा कहते हैं और क्या सरकार ने उसके आधार पर तर्क दिया है। खैर अभी डिस्कस करूंगा अगली क्लास में उसको। और यह सिर्फ किसको प्राप्त है? सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। और आर्टिकल 14 क्या कहता? संविधान को मूल ढांचे के अंतर्गत मानता है। यह बात भी मैंने आपको स्पष्टतः बताई थी जब मैंने आपको संविधान की प्रस्तावना बताई थी कि क्या संविधान की प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है। शुरू में मैंने आपको बताया था कि नहीं हो सकता, फिर बताया कि हो सकता है, और हुआ 42वां संविधान संशोधन। उसके बाद आर्टिकल जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, क्या उनमें संशोधन हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट यह कहता है यहां पर कि आप संशोधन करें। आप मतलब सरकार को कहता है, संसद को कहता है कि आप संशोधन करें, लेकिन आप संशोधन करते हुए उस बात का जरूर ध्यान रखें कि फंडामेंटल राइट्स में भी क्या है? संविधान के मूल ढांचे, संविधान के मूल ढांचे के कुछ तत्व मौजूद हैं, उन तत्वों को चोट नहीं पड़नी चाहिए। अगर उन तत्वों को चोट नहीं पड़ती तो आप संविधान में यानी फंडामेंटल राइट्स में भी क्या कर सकते हैं? संशोधन कर सकते हैं। अभी बताऊंगा कि संविधान फंडामेंटल राइट्स में भी संशोधन करने की क्या प्रक्रिया है। फंडामेंटल राइट काफी लंबा सेगमेंट चलने वाला है, मैं आपको शुरू में भी कहा था, मोस्ट इंपोर्टेंट सेक्शन है ये संविधान का। इसलिए आप फंडामेंटल राइट्स को समझेंगे तो आपके लिए पूरे संविधान को समझना काफी सरल हो जाएगा। जो भी प्रोविजन होंगे उनकी कहीं ना कहीं तुलनात्मक जो दृष्टि है वो फंडामेंटल राइट्स के साथ भी सारगर्भित की जाती है। इतनी बात आपको ध्यान रखनी होगी। तो ये बातें हुई
आर्टिकल 14 के बारे में आज हमारी, मुझे लगता है काफी होच पोच हुआ होगा, लेकिन मैं आपको एक इसे लेमन टर्म में समेटने की कोशिश करता हूं। देखो दोस्तों, हमने पढ़ा आर्टिकल 14। मैंने दो चीजें बताई आपको इसमें, इक्वल बिफोर लॉ EBL और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इसमें मैंने पढ़ा, आपको बताया कि X व्यक्ति हो Y व्यक्ति हो क्या हो, बराबर के कानून प्राप्त होंगे। लेकिन इसी में मैंने आपको बताया आर्टिकल 361 के तहत राष्ट्रपति व राज्यपाल को छूट है, 105 MP को छूट है, 194 MLA को छूट है और विदेशी राजनयिकों को भी छूट है, या विदेशी राजनयिक या राष्ट्राध्यक्ष। दूसरा मैंने इसके अंतर्गत आपको बताया कि ये क्या है, देशी व विदेशी दोनों को प्राप्त है। अब बात करते हैं इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ पे। ये क्या है, पॉजिटिव भेदभाव की अनुमति देता है, भेदभाव की अनुमति। दूसरा ये कहता है कि किसके लिए, सिर्फ भारतीय, ध्यान दीजिएगा, भारतीय निवासियों के लिए नहीं, भारतीय नागरिकों के लिए। तीसरा मैंने आपको बताया आरक्षण का अधिकार हमारे यहां किस पर बेस्ड है, आरक्षण का अधिकार या आरक्षण देने का जो प्रावधान है वो किसके आधार पर तय किया गया है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ के आधार पर। और उसके बाद फिर मैंने आपको बताया आर्टिकल 31 का C क्या कहता है और किसके बारे में कहता है, आर्टिकल 39 का B व C को लागू कराते समय यदि आर्टिकल 14 का उल्लंघन होता है तो हो जाए। लेकिन अब इसके आधार पर क्या होगा, हो जाए, फर्क नहीं पड़ता, वो विधि बनी रहेगी। इतनी बात सब हमने, और हाँ, आर्टिकल 14 को मैंने क्या बताया, बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट बताया, सुप्रीम कोर्ट इसे कहता है। इतनी बात आर्टिकल 14 के बारे में अगर आप जानते रहेंगे तो आपको कभी कठिनाई नहीं होगी, और यही एक सॉलिड तरीका होता है पढ़ने का। आपका एक और भ्रम मैं आज दूर कर देना चाहता हूं। आप कहते हैं कि नोट्स नोट्स नोट्स, काफी चीजें मैं देखता हूं। वास्तव में दोस्तों मैं आपको बताऊं, अगर आपने एक अच्छा क्लास कोई ज्वाइन किया है ना, तो आपके जो क्लास नोट्स होते हैं उनसे इधर आपको कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती। नोट्स सिर्फ आपकी अलमारी की शोभा को बढ़ाते हैं। दोबारा फिर कहता हूं, नोट्स सिर्फ आपकी अलमारी की शोभा को बढ़ाते हैं, इससे ज्यादा और कुछ नहीं करते। अगर नोट्स के थ्रू नौकरी लगा करती तो दोस्तों सबसे पहले नौकरी जो बुक सेलर हैं या फिर जो उन नोट्स को बेचते हैं वो सबसे पहले नौकरी पर हुआ करते हैं। ये ऐसा सत्य है जिसे आजकल के छात्र स्वीकार करना पसंद नहीं करते, लेकिन यही आज की वास्तविक सच्चाई है कि अगर आप क्लास को बेहतर, और आपको एक बेहतर मेंटर है, आपका बेहतर काउंसलर है, आपका एक बेहतर गाइडर है, मैं नहीं कहता मैं बहुत बेहतर हूं, लेकिन अगर आपका एक बेहतर गाइडर है तो आप, मुझे पूर्ण विश्वास है, आप बिल्कुल सही दिशा में अपनी पढ़ाई को लेकर अग्रसर हैं। इस पर मैं अच्छे से मैंने पढ़ता भी हूं और आगे पढ़ना अपना जारी भी रखता हूं। वहीं से सब चीजें मैं आपको ये चीजें उठाकर बताने का प्रयास करता हूं। खैर, कल की और क्लास हम आर्टिकल 14 पर ही लेंगे। हम कैब को पढ़ेंगे, NPR पढ़ेंगे और NRC पढ़ेंगे। आपको समझना है कि तीनों में फर्क क्या होता है, क्या कंडीशंस होती हैं, वो सारी चीजें हम वहां पर समय समय पर अपनी डिस्कस करते रहेंगे। थैंक यू दोस्तों। अब कल मिलते हैं हम कल की क्लास में।